Amal purchases some pens at 8 rupees each. To sell these, he hires an employee जिसकी उसने fixed wage रखी. Okay, let's assume ये E थी. उसने he sells 100 pens at 12 rupees each. 4 रुपए का प्रॉफिट है यहाँ पे. If the remaining pens are sold at 11 each, then he makes a net profit of 300. चाहिए अमल ने कुछ पेन खरीदे हैं 8 रुपए से के, तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस उसकी 8 रुपए पड़ी होगी. अब उसने सबसे पहले क्या किया कि 100 आइटम जो है वो बेचे 12 रुपए के. इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली हर आइटम पर उसे 4 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होगा. टोटल प्रॉफिट यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट. हर आइटम पर 4 रुपए का, तो 100 आइटम्स पर कितने का प्रॉफिट हुआ होगा? ऑब्वियसली 4 into 100 यानी 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा. अब बचे हुए जितने रिमेनिंग पेन्स थे वो 11 रुपए के बेचे हैं. 11 के मतलब 8 के खरीदे और 11 के बेचे, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 रुपीज का. लेकिन मुझे आइटम नहीं पता, तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे x आइटम्स थे सपोज, और हर आइटम पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ ध्यान से देखिए 3 रुपए का. तो x आइटम पे 3x का प्रॉफिट हुआ होगा, यानी उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? 400 प्लस 3x. और ये 400 प्लस जो 3x है ना, इसमें दो चीजें हुई. क्या? एक तो हमारे एम्प्लॉय की वेज आ गई, लेट्स अज्यूम E, प्लस 300 रुपए का फायदा भी हुआ है क्योंकि 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है. ये जो प्रॉफिट है ना 300 रुपए का, ये एम्प्लॉय की वेज, उसकी सैलरी जाने के बाद का है. इससे हम इक्वेशन में लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 100 प्लस 3x. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेकेंड वाले से हम सेकेंड निकाल लेंगे, जब वो कह रहा है कि वाइल अगर वो 11 रुपए के बजाय 9 रुपए के बेचता है इन पेन को, मतलब ये जो एक्स पेन थे, फर्स्ट वाली कंडीशन सेम है, लेकिन जो सेकेंड है इसमें ये फर्स्ट पार्ट था, अब इसमें ये सेकेंड पार्ट है. मान लीजिए एक्स आइटम को वो 9 रुपए का बेचता, 9 का बेचता यानी 8 के खरीदे थे 9 का बेचता, तो 1 रुपए का फायदा होता ना हर आइटम पे, तो एक्स आइटम पे उसको प्रॉफिट होता x इंटू 1 यानी x रुपीज का. और इस केस में टोटल प्रॉफिट होता 400 प्लस x, बिकॉज 400 उसको पहले हुआ था 100 आइटम पे, तो 400 रुपए है ही है प्रॉफिट, क्योंकि 8 का सामान 12 में बेच रहा है, हर आइटम पे 4 रुपए का फायदा है ना. ये जो प्रॉफिट है ना, अब ये कैच है, ये 400 प्लस x जो फायदा है ये किस चीज के बराबर है? एक तो इसमें एम्प्लॉय की सैलरी गई प्लस 300 रुपए का नुकसान, यानी एम्प्लॉय की सैलरी माइनस 300. ये इंपॉर्टेंट चीज है. इस इक्वेशन में कुछ लोगों को इशू हो सकता है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दिस इज E इज इक्वल टू 700 प्लस x. बस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है. उसको सॉल्व करने के लिए अगर मुझे डायरेक्ट एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है तो सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1, ये करते हैं. सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा का पूरा इंटू 3, 7 3 20, 100 प्लस 3x इज इक्वल टू 3e. और फर्स्ट वाली इक्वेशन एज इट इज लिख देता हूँ, विच इज 100 प्लस 3x इज इक्वल टू e. अब इन दोनों को माइनस कर दूं तो माइनस में नीचे वाले के साइन बदल जाते हैं, तो ये 3x से 3x कट जाएगा. 2100 में से 100 गया तो 2000, विच इज इक्वल टू 3 में से e गया तो 2e. इससे हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 2000 अपॉन 2 यानी 1000 रुपए है, एंड दैट इज व्हाट विल बी आवर आंसर, 1000 rupees. So it was a simple question from profit and loss. बस आपको दो सिनारियो दिए गए थे, उसके बेसिस पे दो इक्वेशन बनाते, और ये इतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है. एंड इट वाज वेरी इजी टू सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड गेट द वेज ऑफ द एम्प्लॉय. तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हो आप लोग एंड ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन. The number of integers n that satisfy the inequality this is. एक्चुअली में क्वेश्चन इजी है, कुछ लोग इजी टू मीडियम कह सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना होता, बस n की वैल्यूज आपको ट्राई करनी होती है. अब ध्यान से देखिए, आपको ये समझना होगा कि मान लो कोई नंबर n रहा हो, तो उससे ये नंबर 60 दूर है, ये नंबर 100 दूर है, और ये नंबर उससे 20 दूर है. हमें ये देखना है कि फर्स्ट शुड बी ग्रेटर देन लेस देन दिस एंड शुड बी लेस देन दिस. एक्चुअली मॉड लगा हुआ है तो साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है हमको कि मॉड लगा हुआ है, वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट नेगेटिव केसेस. इसमें एक्चुअली मैं अगर राइट हैंड साइड से शुरू करूं, n की वैल्यू आप ऐसे ट्राई करिए कि क्या डाल सकते हो. जैसे आप 0 डालकर देखिए, 0 अगर सपोज करो मैं n की वैल्यू डालू तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी मॉड ऑफ -60. मुझे मॉड
होने की वजह से माइनस का टेंशन ही नहीं है. लेफ्ट हैंड साइड विल बी 60, ये n की वैल्यू 0 या 100 विच शुड बी लेस देन 20. मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ शुरू में. देखिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या 60 100 से छोटा है? यस. क्या 100 20 से छोटा है? नो. तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी नहीं हो रही है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो 60 जो है वो 20 से भी 40 दूर है और 60 100 से भी 40 दूर है. तो इसलिए इनिशियली मुझे 100 और 20 इनके बीच से स्टार्ट करना चाहिए. इन दोनों का एवरेज होता है 100 और 20 का एवरेज होता है 60. तो n की वैल्यू 60 डाल के देखता हूँ. देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट लेट्स अज्यूम n इज 60. अगर 60 डालूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? 60 माइनस 60 का मॉड विच इज लेस देन 60 माइनस 100 का मॉड विच शुड बी लेस देन 60 माइनस 20 का मॉड. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये 0 है, 0 इज लेस देन ये 40 है, इज लेस देन ये 40. तो लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन तो ठीक है, बस राइट हैंड साइड की कंडीशन में एक प्रॉब्लम है कि इक्वल हो गया. इसका मतलब हम बाउंड्री कंडीशन पे आ गए हैं. अगर आप n इज इक्वल टू 61 ट्राई करोगे तो ये सारा केस सॉल्व हो जाएगा एंड इट शुड सेटिस्फाई. अगर 61 करो, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा 61 माइनस 60 इज 1 which should be less than 60 minus 100 is 40. Sorry, 61 minus 100 है ये 39 हो गया, sorry. And 61 minus 20 that should be equal to 41. This satisfies. तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया कि 41 39 से बड़ा है, 39 1 से बड़ा है. n is equal to 62 डालिए, ये भी सेटिस्फाई करेगा, राइट. तो हमें ये देखना है ये कब तक सेटिस्फाई करेगा. इसके लिए मुझे ये इंश्योर करना है कि ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे लेफ्ट मोस्ट, ये वैल्यू हमारे सेकंड वाले नंबर से बड़ी ना हो जाए. और उसके लिए 60 और 100 के बीच का नंबर होता है 80. 60 और 100 का आप एवरेज ले सकते हो. 60 प्लस 100 इन दोनों का एवरेज है 80. तो n की वैल्यू 80 डाल के देखता हूँ मैं कि 79 उस तक तो जाएगा ये. अगर मैं 80 डालू तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 80 माइनस 60 विच इज 20. शुड बी लेस देन 80 माइनस 100, ये भी 20. दिस शुड बी लेस देन 60. अब फर्स्ट कंडीशन तो ठीक है 60 20 से बड़ा है, लेकिन 20 20 से बड़ा थोड़ी है. सो दिस वायलेट्स आवर कंडीशन. यानी n की वैल्यू 80 जो है वो पॉसिबल ही नहीं है. इस केस में ये हमारे जाएंगे n इज इक्वल टू 79 तक. तो 61 से 79 तक वैल्यूज होती हैं 19 19 विच इज ऑप्शन नंबर ए एंड ये हमारा आंसर होगा. तो n की जो है 19 वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी. जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन पर्पस में 79 डाल के दिखा देता हूँ कि ये सेटिस्फाई करेगी, लेकिन 80 नहीं करेगी. 79 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड बनेगी 79 माइनस 60 विच इज 19. इट शुड बी लेस देन, ये बनेगा 79 माइनस 100 विच विल बी 21. क्योंकि मुझे नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि बाहर मॉड लगा हुआ है. एंड दिस इज 79 माइनस 20 विच इज 59 एंड इट इज करेक्ट कि 59 जो है वो 21 से बड़ा है, 21 जो है 19 से बड़ा है. इट इज सेटिस्फाई. तो ये हमेशा इसमें यही होता है कि सीक्वेंशियली ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है. आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए. हमारे में स्टार्टिंग n की वैल्यू 61 आई, हमने क्योंकि 100 और 20 के बीच की जो वैल्यू थी 60 वहां से ट्राई किया. 60 सेटिस्फाई नहीं हुई थी, 61 सेटिस्फाई हो गई थी. फिर 62 63 ये भी करेंगी. फिर हमने 80 ट्राई किया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की दोनों वैल्यूज की एवरेज 80 आ रही थी इन दोनों की. हमने देखा 80 सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब 79 तक सेटिस्फाई करेंगी. तो 61 से 79 तक n की 19 वैल्यूज होती हैं. दैट इज द आंसर. एक्चुअली ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल आप लोग एक दो बार ये वीडियो देखिए क्योंकि इनमें क्या होता है एग्जाम के प्रेशर में ये वैल्यूज पुट करना और काउंट करना ये थोड़ा टीडियस टास्क हो जाता है. इसलिए कुछ लोगों को ये क्वेश्चन थोड़े मीडियम लेवल के लग सकते हैं. But you can watch this video multiple times and then try to understand, and then I think you should be able to solve these questions in your exams.